गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ ब्रिज किशोर दुबे और मैं आप लोगों का पहुंचला एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। ये डेमो सत्र है और इसमें हम लोग परिसीमा अधिनियम 1963 के बारे में समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो मैं आज आपको समझाने वाला हूं इस परिसीमा अधिनियम के तहत मैं उसकी बात कर लूं। देखिए, हम सभी जानते हैं कि धारा 4 से 24 तक वो शर्तें बताती है, वो हालात बताती है जिसमें कि जो परिसीमा अवधि है उसको एग्जेम्प्ट किया जा सकता है, उसको बढ़ाया जा सकता है। राइट, जो विहित काल है उसको बढ़ाया जा सकता है। तो आज मैं कुछ आपको एक विधिक निर्योग्यता है, लीगल डिसेबिलिटी है, उसके बारे में बात करूंगा और जिसके लिए हम लोग रेफर करते हैं धारा 6, 7 और 8। विधिक निर्योग्यता स्पेसिफिक तौर पे धारा 6, 7, 8 में इसकी जिक्र है। तीनों को एक साथ लेके पढ़ना होता है। तो सबसे पहले मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा धारा 6 की तरफ, जो कि स्पेसिफिकली जिसका वर्डिंग ही है, आपको शब्दों में अगर आप देखें तो विधिक निर्योग्यता। अब यहां समझने की जरूरत है सबसे पहले कि विधिक निर्योग्यता किन किन चीजों को यहां कंसिडर किया है। सबसे पहले, जहां की कोई ऐसा व्यक्ति जिसे वाद संस्थित करने, किन किन चीजों की बात कर रहा है? सबसे पहले वाद की बात कर रहा है कि वाद संस्थित करने या किसी डिक्री के निष्पादन के लिए आवेदन, यानी कि एक्सक्यूशन के लिए जो एप्लीकेशन लगाना होता है, दो चीजों की बात कर रहा है। करने का क्या है? हक है, यानी ही हैज राइट टू फाइल एन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन फाइल करने का राइट रखता है, एक्सक्यूशन के लिए, निष्पादन के लिए, या फिर वाद संस्थित करने का अधिकार रखता है। और वह व्यक्ति उस समय जब से विहित काल जो तीसरे कॉलम में दी हुई होती है, जो शेड्यूल में आपको व्यवस्थित है, जो तीसरा खाना है जिसमें 3 साल, 10, 12 साल ऐसे जिक्र है। राइट, तो विहित काल की गणना की जानी है। उस समय क्या था? अप्राप्तवय, पागल या जड़ हो। 3 तरह के विधिक निर्योग्यता की बात की गई है। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे ही आप विधिक निर्योग्यता की बात कहते हैं, सबसे पहले माइनर यानी कि अप्राप्तवय, दूसरा ये बात करता है कि क्या हो? पागल हो, और तीसरा ये बात करता है कि मूढ़ हो। तो ये 3 तरह की विधिक निर्योग्यताओं की बात करता है। राइट, और क्या कहता है? वहां उस निर्योग्यता का अंत होने के पश्चात वह उतने ही काल के भीतर वाद संस्थित या आवेदन कर सकेगा जितना उसे अन्यथा अनुसूची के तीसरे स्तंभ में, जो मैंने अभी अभी जिक्र किया कि तीसरा स्तंभ जहां की काल अवधि दी हुई है कि कितने साल का आपको मिलेगा विहित समय। ठीक है, तो स्तंभ में तदर्थ विनिर्दिष्ट समय से अनुज्ञात होगा। तो यानी कि जब तक वो निर्योग्यता बनी रहेगी वो आपका अवधि स्टार्ट नहीं होगा। उसके बाद 2 कहता है, सब क्लॉज 2 कहता है कि जहां की ऐसा व्यक्ति उस समय जब से विहित काल की गणना की जानी है, ऐसी 2 निर्योग्यताओं से ग्रस्त हो। यानी कि 2 निर्योग्यता थी। अब 2 निर्योग्यता कैसे हो सकती है? मान लीजिए कि अप्राप्तवय तो था ही, साथ साथ पागल भी था या मूढ़ भी है। समझ पाए? तो 2 निर्योग्यता अगर हो, ग्रस्त हो, अथवा जहां की वह अपनी निर्योग्यता का अंत होने के पूर्व किसी दूसरी निर्योग्यता से ग्रस्त हो जाए, था अप्राप्तवय और दूसरी निर्योग्यता हो गई कि वो पागल हो गया। ठीक है, तो वो दूसरे से ग्रस्त हो जाए प्राप्तवय होने से पहले, वहां वह दोनों निर्योग्यताओं के अंत होने के पश्चात उतने ही काल के भीतर वाद संस्थित कर पाएगा या आवेदन कर सकेगा जितना अन्यथा उसे विनिर्दिष्ट समय से अनुज्ञात होता। यानी कहने का मतलब है कि जितना विहित काल, जैसे 12 साल है, 3 साल है, तो वो 3 साल की अवधि दूसरी निर्योग्यता समापन तक स्टार्ट नहीं होगी और वहां फिर जब वो समाप्त होगा तब जाके 3 साल की अवधि उसे मिलेगी। ध्यान रखिएगा, धारा 8 का अभी हम लोग एनालिसिस करेंगे इसके रिस्पेक्ट में भी। मैंने शुरू में ही कहा कि 6, 7, 8 हम लोग एक साथ पढ़ते हैं और यहां पे मैं अभी 6 का जिक्र कर रहा हूं। ठीक है, तीसरा सब क्लॉज क्या कहता है? जहां की निर्योग्यता उस व्यक्ति की मृत्यु तक बनी रहे। अब वो ता जन्म पागल रहा, बनी रहे,
वहां उसका विधिक प्रतिनिधि उसकी मृत्यु के पश्चात उतने ही काल के भीतर वाद संस्थित या आवेदन कर सकेगा जितना उसे अन्यथा ऐसे विनिर्दिष्ट समय से अनुज्ञात होता। कहने का मतलब है कि जिस दिन वो बंदा जिसका राइट था एप्लीकेशन लगाने का, जिसका राइट था सूट फाइल करने का, जब वो मरा तो उसके मृत्यु के पश्चात अब उसका जो विधिक प्रतिनिधि है उसको भी वही अवधि मिलेगी जो अन्यथा इस व्यक्ति को मिली होती मृत्यु से पहले और विधिक निर्योग्यता के समापन के पश्चात। तो वो समय उसके विधिक प्रतिनिधि को भी मिल जाएगी। यही नहीं, 4 कहता है कि जहां उपधारा 3 में निर्दिष्ट विधिक प्रतिनिधि जिस व्यक्ति का वह प्रतिनिधित्व करता है उसकी मृत्यु की तारीख को ऐसी किसी निर्योग्यता से ग्रस्त हो, वहां उपधारा 1 और 2 में अंतर्निर्दिष्ट नियम लागू होंगे। यानी कि पिता, मान लीजिए अगर मैं पिता का स्थिति लूं और बच्चा अप्राप्तवय है, बच्चा अप्राप्तवय है, पिता पागल था, वो मर गया, बच्चा अभी अप्राप्तवय है, ठीक है। अगर अप्राप्तवय है लेकिन अप्राप्तवय से प्राप्तवय बनने से पहले ही वो क्या हो जाता है, पागल हो जाता है, वो बच्चा पागल हो जाता है। ध्यान दीजिएगा यहां पे क्लॉज 1 और क्लॉज 2 जो एग्जेम्प्ट करता है उस पीरियड को, उस कालखंड को, वो उसका लाभ उस अप्राप्तवय से प्राप्तवय बने और एक सब्सिक्वेंट निर्योग्यता, एक पश्चात निर्योग्यता से ग्रस्त हुए व्यक्ति पे वो लाभ 1 और 2 वाला उसको भी प्राप्त हो जाएगा। आइए 5 पे आते हैं। जहां की निर्योग्यता के अधीन कोई व्यक्ति निर्योग्यता के अंत हो जाने के पश्चात किंतु उस काल के भीतर जो उसके लिए इस धारा के अधीन अनुज्ञात है मर जाए, वहां उसका विधिक प्रतिनिधि उसकी मृत्यु के पश्चात उसी काल के भीतर वाद संस्थित या आवेदन कर सकेगा जितना उस व्यक्ति को अन्यथा उपलब्ध होता यदि उसकी मृत्यु ना हुई होती। 5 क्या कहना चाह रहा है, 5 को बड़े ध्यान से पढ़ना होगा। जहां की निर्योग्यता के अधीन कोई व्यक्ति निर्योग्यता का अंत हो जाने के पश्चात, यानी कि डिसेबिलिटी सीज कर गई, अंत हो गया, किंतु उस काल के भीतर जो उसके लिए इस धारा के अधीन अनुज्ञात है मर जाए, वह उसका प्रतिनिधि उसकी मृत्यु के पश्चात उसी काल के भीतर। ध्यान रखिएगा निर्योग्यता समाप्त हुई तो सेक्शन 9 जो है, धारा 9 जो है, यानी कि विहित काल का काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगा, वो कालखंड रूपी चक्का चलना प्रारंभ हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा धारा 9 स्पष्ट करता है कि एक बार कालखंड चलना शुरू हो गया, वो किसी भी पश्चात डिसेबिलिटी से, किसी भी पश्चातवर्ती निर्योग्यता के कारण रुकने वाला नहीं है। और जब नहीं रुकेगा तो कहने का मतलब है कि अगर इस व्यक्ति को अगर वो जिंदा रहा होता, अगर मान लीजिए 3 साल की अवधि मिली तो उसी 3 साल के भीतर ही उसके विधिक प्रतिनिधि को अगर वो मर जाता है तो वही 3 ही साल मिलेगा, उससे अन्यथा समय उसको नहीं मिलेगा, चाहे भले ही वो किसी सब्सिक्वेंट निर्योग्यता से ग्रस्त हो। उसी काल के भीतर वह वाद संस्थित या आवेदन कर सकेगा जितना उस व्यक्ति को अन्यथा उपलब्ध होता यदि उसकी मृत्यु ना हुई होती। स्पष्टीकरण एक बात पे जोर देता है कि यहां अप्राप्तवय में हम उस गर्भस्थ शिशु की भी गिनती करते हैं जो गर्भ में पल रहा है, हम उसे भी क्या कंसीडर करते हैं, अप्राप्तवय कंसीडर करते हैं, अप्राप्तवय कंसीडर करते हैं। तो ये है आपका धारा 6। अब आते हैं धारा 7 पे। कई व्यक्तियों में से एक की निर्योग्यता, अब मान लीजिए ग्रुप ऑफ पीपुल हैं, हाँ, कोई पार्टनरशिप फर्म है या जो भी है, कुछ लाइक दैट, ठीक है। जहां की बात संस्थित करने, किसके रिगार्ड में कह रहा है, बात संस्थित या डिग्री के निष्पादन के लिए आवेदन, एक्सक्यूशन ऑफ डिग्री का एप्लीकेशन। संयुक्तता हकदार व्यक्तियों में कोई एक ऐसी किसी निर्योग्यता के अधीन हो और उस व्यक्ति के सहमति के बिना उन्मोचन नहीं दिया जा सकता, यानी कि उस व्यक्ति का जो लीगल डिसेबिलिटी के कारण अफेक्टेड है और जब तक वो कंसेंट नहीं देगा तब तक आप डिस्चार्ज नहीं हो सकते उस बाध्यता से। यानी कि यहां पे जो कालखंड है वो रुका रहेगा, उस एक व्यक्ति के डिस्चार्ज के लिए रुका रहेगा, उस एक व्यक्ति के उन्मोचन के लिए रुका रहेगा। जहां की बात संस्थित करने या डिक्री के निष्पादन के लिए आवेदन करने के लिए संयुक्तता हकदार व्यक्तियों में से कोई एक
ऐसी किसी निर्योग्यता के अधीन हो और उस व्यक्ति की सहमति के बिना उन्मोचन दिया जा सकता हो, वहां उन सबके विरुद्ध समय का चलना क्या हो जाएगा, आरंभ हो जाएगा। ध्यान देना, मैंने क्या कहा, अगर उसके बिना नहीं दिया जा सकता तो फिर कालखंड रुका रहेगा। लेकिन अगर दिया जा सकता है, अगर दिया जा सकता है, जैसे पार्टनरशिप फर्म है और एक व्यक्ति डिसेबल्ड है, लीगली डिसेबल्ड है, मान लो थोड़े दिमाग उसका खराब हो गया, ठीक है, और लेकिन बाकी पार्टनर्स इंटाइटल्ड है, वो उन्मोचन दे सकते हैं, डिस्चार्ज दे सकते हैं, तो वहां वे एकदम डिस्चार्ज देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां एक व्यक्ति के डिस्चार्ज के बिना नहीं दिया जा सकता, एक व्यक्ति की निर्योग्यता समाप्त हुए बिना डिस्चार्ज नहीं दिया जा सकता, उन्मोचन नहीं दिया जा सकता, फिर वहां कालखंड रुका रहेगा। यानी कि वो सर सेक्शन 9 वाला जो हिसाब किताब है कि एक बार चलना आरंभ होगा और दूसरा कालखंड क्या रुका रहेगा, वो चलेगा नहीं चलेगा। आगे पढ़िए। किंतु जहां की ऐसा उन्मोचन न दिया जा सके, नहीं दिया जा सकता, वहां पे तो वहां उनमें से किसी के भी विरुद्ध तब तक समय चलना आरंभ रहेंगे। सर कहना क्या चाहते हो? कहना मैं ये चाहता हूं कि उन लोगों के खिलाफ भी रुका रहेगा जो पूर्णतः ठीक ठाक है, स्वस्थ हैं, क्योंकि यह एक व्यक्ति की निर्योग्यता उस कालखंड को चलने नहीं दे रही है, वो रोक के रखी हुई है, और जब तक उसकी निर्योग्यता समाप्त नहीं होगी तब तक रुका रहेगा। आगे पढ़िए। आरंभ न होगा जब तक उनमें से कोई एक अन्य की सहमति के बिना ऐसा उन्मोचन देने के लिए समर्थ न हो जाए या उस निर्योग्यता का अंत हो जाए। या तो समर्थ हो जाए या फिर निर्योग्यता का अंत हो जाए, तो फिर डेफिनेटली वहां फिर कालखंड चलना शुरू हो जाएगा। यह धारा हर प्रकार के दायित्व से जिसके अंतर्गत स्थावर संपत्ति संबंधी दायित्व आता है, उन्मोचन को लागू होती है। और दूसरा स्पष्टीकरण कहता है कि मिताक्षरा विधि द्वारा शासित वेस्ट बंगाल और आसाम वाला स्थिति को छोड़ दीजिए, राज्यों को छोड़ के, बाकी इधर का बिहार यूपी वगैरह के लिए कह रहा है कि मिताक्षरा विधि द्वारा शासित हिंदू अविभाजित कुटुंब, HUF की बात कर रहा है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की बात कर रहा है, का कर्ता, चूंकि वो कुटुंब का क्या होता है, मैनेजर होता है, प्रबंधक होता है, कि अन्य सदस्यों की सहमति के बिना इस धारा के प्रयोजनों के लिए उन्मोचन देने के लिए समर्थ केवल तब समझा जाएगा जबकि वह अविभक्त कुटुंब की संपत्ति का क्या करता हो, प्रबंध करता हो। देखिए, कर्ता इज द मैनेजर ऑफ द फैमिली ना, तो यहां पे अगर वो उन्मोचन देने की स्थिति में है, डेफिनेटली वो अकेले सबके बिहाफ पे, सबके लिए वो उन्मोचन देने के काबिल है। और स्पष्टीकरण इस बात को संपुष्ट करता है कि वो काफी है अगर वो उन्मोचन दे दे, वहां किसी अन्य की निर्योग्यता कोई मायने नहीं रखती। अगर कर्ता ऑफ द फैमिली, मैनेजर ऑफ द फैमिली अगर उन्मोचन देने के लिए तैयार है या देने की स्थिति में है। यह हो गया आपका 7। अब आते हैं 8 पे, विशेष अपवाद। ध्यान दीजिएगा, अब 8 को मैंने कहा कि 6, 7, 8 एक साथ पढ़ा जाएगा, है ना। 8, धारा 6 या धारा 7 की कोई भी बात सूफा अधिकारों को प्रवर्तित कराने के वादों को लागू नहीं होती है, और न किसी वाद अथवा आवेदन की परिसीमा काल को निर्योग्यता के अंत से या उससे ग्रस्त व्यक्ति की मृत्यु से 3 वर्ष से अधिक विस्तारित करने वाली समझी जाएगी। ध्यान दीजिएगा, इसको बड़े ध्यान से समझना है। कहने का मतलब है कि सूफा अधिकार, प्रीएम्प्टिव राइट की बात कर रहा है कि सूफा अधिकार पे तो पहले ये निर्योग्यता वाला फैक्टर काम ही नहीं करेगा। पहली बात इसने कह दी। दूसरी बात इसने क्या कह दी कि सूफा अधिकारों को प्रवर्तित कराने के वादों को लागू नहीं होती, और दूसरी बात इसने क्या कर दी कि किसी वाद अथवा आवेदन, यानी कि दोनों के रेस्पेक्ट में कह रहा है। हम लोगों ने 6-7 में किसकी बात की, सूट की बात की और एप्लीकेशन की बात की। एप्लीकेशन, कैसे एप्लीकेशन की बात की, तो एक्सक्यूशन के, निष्पादन के, है ना। तो कहता है कि इस एप्लीकेशन या सूट, वाद या आवेदन, ठीक है, वाद या आवेदन के परिसीमा काल के को निर्योग्यता के अंत से, किस डेट से कह रहा है, निर्योग्यता के अंत से या उससे ग्रस्त व्यक्ति की मृत्यु से, यानी कि जिस दिन सीज किया
जिस दिन सीज किया और या जिस दिन उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई जो निर्योग्य था, उस डेट से 3 वर्ष से अधिक विस्तारित करने वाली समझी जाएगी। अगर तीसरा स्तंभ शेड्यूल का कहता है कि आपके पास विहित काल की अवधि कितनी है, तो विहित काल 3 साल है, तो फिर वहां 3 साल। लेकिन अगर मान लो कहता है कि 12 साल है, विहित काल कितना है, 12 साल है, और यहां ध्यान देना कि ये अंत हो गया, मान लो डिसेबिलिटी, चाहे वो डिसेबल्ड आदमी मर गया, निर्योग्य व्यक्ति मर गया, सेक्शन 8 विशेष अपवाद है और यह विशेषतः कहता है कि यहां भी इसको मैक्सिमम कितना मिलेगा, 3 वर्ष। यानी कि एक बार कालखंड चलना शुरू हो गया, धारा 9 का एप्लीकेशन आएगा। धारा 9 कहता है कि एक बार चलना शुरू हो गया तो फिर वो रुकेगा नहीं, और यह स्पष्ट करता है कि 3 वर्ष से अधिक विस्तारित करने वाली समझी जाएगी। ठीक है, तो मान लो कि अगर हम उस विहित काल की बात करें तो यहां पे फिर उसके पास कितना समय है, यहां पर उसके पास 3 साल का ही समय है, और 8, 6, 7 तीनों को मिला के पढ़ेंगे तो ये आपका निष्कर्ष निकलता है। तो ये है एक स्थिति जो विधिक निर्योग्यता को डील करती है बेसिकली, और आपको बताती है कि अगर लीगल डिसेबिलिटी है, और लीगल डिसेबिलिटी 3 तरह की बात की गई है। एक तो आपका अप्राप्तवय वाला फैक्टर कि बंदा प्राप्तवय ना हो तब तक, दूसरा है आपका पागल, लीगल इंसेन, और तीसरा आपका मूढ़ व्यक्ति, इडियट, राइट। तो जब ये 3 तरह के विशिष्ट निर्योग्यताओं की बात की गई है जिसे विधिक निर्योग्यता का दर्जा दिया गया है, और 6, 7, 8 का नियम इस पे अप्लाई करता है। हालांकि कहां कहां आपकी जो अवधि है, परिसीमा अवधि, विहित काल जो है, कब रन करना स्टार्ट होगा या कब कितना दिन एग्जेम्प्ट किया जा सकता है, कितना दिन का छूट हो सकता है, वो पूरा हम लोग 4 से 24 में पढ़ते हैं। लेकिन यहां ध्यान दीजिएगा कि 6, 7, 8 विशेषतया विधिक निर्योग्यता की बात करती है। होप कि आप लोगों को यह बात समझ में आई। बहुत बहुत धन्यवाद।